हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम देखने वाले हैं अपनी इमोर्टैलिटी सीरीज़ के सीज़न 3 के फर्स्ट एपिसोड को। एंड आई रियली होप कि आप इसे एंजॉय करोगे। Guys, जैसा कि हमने लास्ट सीज़न में देखा था कि फेंग हान के साथ में हुओ तियांदू का एक काफ़ी बड़ा सा क्लैश हो चुका था, जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक चैलेंज रखा गया था कि 10 साल के अंदर फेंग हान खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा एंड वो हुओ तियांदू को बहुत बुरे तरीके से हराएगा, जिसकी वजह से हुओ तियांदू उसकी जान बख्श देता है एंड उसे सबके सामने कहता है कि ठीक है, 10 साल तक मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा एंड मैं इंतज़ार करूंगा कि आखिर 10 साल बाद तुम कैसे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाओगे कि तुम मेरा सामना कर सकोगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि फ़िलहाल फेंग हान अभी रूम में बैठा हुआ था, जहाँ पे सीनियर सिस्टर ने उसे बुलाया था। तो वो तुरंत ही आके अब उसको कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर आज आप वहीं आती तो शायद से हो सकता था कि हुओ तियांदू मेरी जान ही ले लेता। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर को अब पहले से ही उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा था कि आखिर कैसे हुओ तियांदू के इतने ज़्यादा प्रेशर डालने के बावजूद भी फेंग हान को कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब वो फाइनली उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतना ज़्यादा रैपिडली इम्प्रूव कर कैसे रही है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंज चीज़ है जो कि तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे। हालांकि फेंग हान ये सब कुछ सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था एंड वो उसको सच नहीं बताना चाहता था। तभी यहाँ पे सीनियर सिस्टर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें देखा डीमन गॉड एल्टर से बाहर निकलते हुए, तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं हुई। हालांकि मैं समझती हूँ कि तुम्हारा कोई ना कोई सीक्रेट तो ज़रूर ही है जिसे कि तुम हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगी कि अंडरवर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी तुम कर रहे हो उस पर सभी लोगों की नज़र है। लेकिन यहाँ पे हान फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि सीनियर सिस्टर अब उसके इसी सीक्रेट को समझ चुकी थी, जिसकी वजह से वो कह रही थी कि खैर जो कुछ भी हो, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही मैं तुमसे कहूँगी कि अपने सीक्रेट के बारे में तुम मुझे बताओ। एंड इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि वो तियांदू के साथ में तुम्हारा जो कुछ भी है, देखो उस सब के लिए मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि 10 साल तक भले ही वो तुम्हारी लाइफ को बख्श दे, लेकिन उसके बाद उसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी कि वो तुम्हें चुटकियों में मसल सकता है। तो अच्छा ही होगा कि तुम अब अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दे लो, क्योंकि इमोर्टैलिटी की ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है एंड अगर तुम इसे आसान समझ रहे हो तो फिर ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकती है। जिसके साथ साथ सीनियर सिस्टर उसे ये भी बताती हैं कि तुम्हें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि 10 साल के अंदर तुम ऐसा क्या करोगे जिससे कि तुम हुआ तियांदू को आराम से हरा सको, लेकिन मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी हो तुम बस अब अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही ध्यान दो। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरा रुकना सही होगा। तुम यहाँ से जा सकते हो एंड मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि सीनियर सिस्टर को बिलीव तो नहीं हो रहा होता कि फेंग हान ऐसा कुछ कर सकता है या फिर वो हुआ तियांदू को हरा सकता है, लेकिन फिर भी वो उसे यही कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इमोर्टैलिटी के सीक्रेट रियल्म के अंदर एंटर करना होगा। हालांकि 10 साल के अंदर तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल लगता है। लेकिन फेंग हान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि सीनियर सिस्टर मुझे सब कुछ याद है, ये लोग हमें बुली करते हैं एंड हम बस चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखते रहें। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पे हुआ तियांदू ने मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की है एंड मैं इसका बदला उससे लेके रहूँगा। मुझे पता है कि ये इमोर्टैलिटी की जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने भी काफ़ी सारे कैटास्ट्रोफ को फेस किया है एंड मुझे पता है कि मुझे इस सारी चीज़ों के साथ में कैसे डील करना है। हालांकि भी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जल्द से जल्द हुआ तियांदू को हरा दूंगा, अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के, क्योंकि मैं एक बीच रोड पे मरना पसंद करूँगा खुद को बुली करवाने से ज़्यादा। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी लग रहा था। सीनियर सिस्टर को भी उसी की ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है एंड वो कह रही थी कि तो फिर ठीक है, तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलने के लिए हेवन के अगेंस्ट जाना होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि तुम इन सारी कैटास्ट्रोफ से डील कर लोगे। हालांकि ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसके अंदर डीमन, ह्यूमंस एंड ना जाने क्या क्या इन्वॉल्व है। उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों के अंदर तुम अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लोगे। जिसके बाद वो कह रही थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, उम्मीद है कि तुम अब अपना ख्याल रखोगे। जिसके बाद फेंग हान कहता है कि सीनियर सिस्टर आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जिसके बाद वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम्हें माउंटेन एंड रिवर
रैंकिंग बैटल के अंदर भी पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। एंड अगर तुमने उसके अंदर पार्ट लिया तो मुझे उम्मीद है कि तुम एक काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड जीत पाओगे, क्योंकि जीतने वाले को एक काफ़ी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो कि यिन यांग वांगशू पिल है। और अगर तुम इसे हासिल कर लेते हो तो तुम्हें पता ही है कि तुम बहुत ही आसानी के साथ में अपनी ब्रेक थ्रू को कर सकते हो एंड अपने सीक्रेट रियल्म के ऊपर एंड अपनी सुपर नेचुरल पावर को हासिल करने के लिए तुम काफ़ी आसानी से ऐसा कर पाओगे। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि तुम्हें इस रैंकिंग बैटल के अंदर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना होगा। फिलहाल वो ये भी कह रही थी कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी ध्यान देना है। जिसके बाद फेंग हान कह रहा था कि सीनियर सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। जिसके साथ ही वो कह रही थी कि ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब तो मुझे यहाँ से ज़ीदियान पीक की तरफ जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारी मैजिकल पिल हैं। उम्मीद है कि मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलूंगी। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद ये सीन कट होता है एंड अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइबल मेन हॉल में बैठे हुए अपनी प्रैक्टिस को कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे सीनियर उन सभी को बता रही थी कल्टीवेशन के बारे में एंड कह रही थी कि तुम्हें अगर अपनी कल्टीवेशन एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है तो फिर तुम्हें सारे के सारे ब्रेकिंग थ्रू के मेथड्स को जानना होगा। इसी के साथ वो ये भी बता रही थी कि तुम्हें अपने माइंड को एक ही तरफ रखना है, ना कि उसे डाइवर्ट होने देना है। इसी के साथ वो ये भी कह रही थी कि तुम सभी को अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा कामली एंड अपने हार्ट को भी कामली हैंडल करना होगा। अपने अंदर मौजूद इस साइलेंस को फील करो। तभी फेंग हान को देखते हैं, जो कि फिलहाल अपने इनर वर्ल्ड के अंदर मौजूद होता है, जहाँ ड्रैगन भी था। तभी यहाँ पे फेंग हान कह रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बता रहा था कि तुम्हें हुआंग क्युआन के मेथड्स के बारे में शायद नहीं पता है। फिल्म में तुम्हें बता देता हूँ कि ये यक्षा है, जो कि 5 फ्लाइंग यक्षा होता है। एंड अगर तुम इसका इस्तेमाल करो एंड इसको डिवोर करके तुम अपनी सोल के साथ में मर्ज करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट तुम्हें प्रोवाइड करेगा। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि डीमन पपेट के लिए भी ये काफ़ी अच्छे यूज़ में आ सकता है। तभी यहाँ पे फेंग हान कह रहा था कि अच्छा, तो इसका इस्तेमाल करना कैसा है। तभी ड्रैगन उसे आगे बढ़ते हुए बता रहा था कि अगर तुम इसे एब्जॉर्व कर लोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी सही रहेगा एंड इसके एट्रीब्यूट्स भी तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें एक क्लोन बना के इसका इस्तेमाल करना होगा। तभी फेंग हान को उसकी बात समझ में आ जाती, तो ड्रैगन कह रहा था कि तुम्हें अपनी फिजिकल कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जिसके बाद फेंग हान को देखते हैं, जो कि फिलहाल उसी स्टोन को देख रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था एंड कह रहा था कि जेड सूत्रा बनाना है क्या मुझे इससे। तभी वो कह रहा था कि एक जेड स्टोन है एंड हाँ, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि काफ़ी सारे कैटास्ट्रोफ तुम्हारे सामने आने वाले हैं, तो तुम्हें उन सभी के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि तुम्हें धर्मा सूत्रा जेड बनाने के लिए मैजिकल वेपन को भी रिफाइन करना ज़रूरी है। इसी के साथ वो ये भी कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है एंड तुम्हें ये मिल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग हान उसकी सारी बातों को समझ जाता है। हालांकि अभी भी सीनियर वहाँ पे बैठी हुई सभी को टीचिंग्स दे रही होती है एंड कह रही थी कि तुम्हें अपने बिहेवियर के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देना होगा। इसी के साथ ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि पूरी क्लासेस खत्म हो चुकी थी। तभी सारे के सारे डिसाइबल्स बाहर को निकल के जा रहे होते हैं एंड वो आज की इसी टीचिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। एंड वो सारे के सारे अभी सोच रहे होते हैं कि उन्हें अपनी इनर प्रैक्टिस के ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि हम देखते हैं कि फेंग हान वहाँ से निकला हुआ जा रहा था एंड वो यही सोच रहा होता है कि वो आखिर कैसे उस जेड स्टोन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये नानतियान आ जाता है, जिसे देख के फिलहाल फेंग हान उसे नहीं पहचान पाता। लेकिन तभी वहाँ पे जूनियर सिस्टर भी आती एंड कह रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फेंग हान कहता है कि ये कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नानथियान उसे खुद ही बता देता है कि क्या तुम मुझे भूल चुके हो, जब वॉर हो रही थी एंड जब तुम एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुके थे तब मैं भी वहाँ पे मौजूद था। हालांकि हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के अंदर उसका भी इन्वॉल्वमेंट था एंड फेंग हान से उसकी दुश्मनी भी काफ़ी पुरानी है। ये सारी की बसारी बातें अब फेंग हान को भी याद आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये नानथियान तो कहता है कि मैंने सुना था तुम्हारे 10 ईयर एग्रीमेंट के बारे में, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। तभी यहाँ पे फेंग हान कहता है कि तुम इस बारे में चुप ही रहो, मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। हालांकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड उम्मीद है कि तुम मेरा रास्ता ब्लॉक नहीं करोगे। जिसकी वजह से जूनियर सिस्टर को काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये नानथियान के साथ ऐसे बिहेव करने की। लेकिन तभी यहाँ पे ये नानथियान कह रहा था कि
कि उसे जाने दो जूनियर सिस्टर, मुझे इस लड़के से वाकई में डर नहीं लगता है, हालांकि अब मुझे भी यहाँ से निकलना होगा। तो वो कह रही थी कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी मैजिकल वेपन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक मैजिकल वेपन तुम्हारे पास रहेगा तो फिर तुम काफ़ी अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को कर सकती हो एंड वो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट भी हो जाएगा। जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है उसको थैंक्स करते हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये नानथियान तुरंत ही वहाँ पे 2 डीमंस को समन कर लेता है एंड फिर वो दोनों ही वहाँ पे आके खड़े हो गए थे। जिसके बाद वो उन्हें कहता है कि देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें इस लड़के फेंग हान के ऊपर पूरे तरीके से नज़र रखनी है एंड मुझे बताते रहना कि आखिर ये किस तरीके से अपनी कल्टिवेशन को कर रहा है एंड कहाँ जाके ये प्रैक्टिस करता है। उसी के साथ वो कहता है कि मैं तुम्हें 14 जिंग युआन पिल्स भी दे रहा हूँ, तो इनका अच्छे से इस्तेमाल करना एंड अगर तुम ऐसे उसके ऊपर पूरे तरीके से नज़र रखोगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दोगे तो आगे चल के मैं तुम्हें कुछ मैजिकल वेपन्स भी प्रोवाइड करूंगा। जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है एंड ये दोनों डीमंस काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस डील के साथ में। इसके बाद सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं फेंग हान को, जो कि फिलहाल अंडरवर्ल्ड के अंदर जा रहा था क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन के ऊपर भी तो अब ध्यान देना है। तभी हम देखते हैं कि वो स्वयं उसे कह रही होती है कि ब्रदर अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो यहाँ से अब जा रही हूँ एंड मुझे पता है कि अंडरवर्ल्ड का एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद फेंग हान को देखते हैं जो कि फिलहाल उसी अंडरवर्ल्ड एरिया की तरफ को आ जाता है, क्योंकि ड्रैगन ने उसे इस जगह के बारे में बताया था। फिलहाल ये जगह उसे वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रही होती है। जिसके बाद हम उसी जगह के नीचे की तरफ को आ रहा था, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए उसे नीचे आना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि वो येलो स्प्रिंग होली रिवर के पास में आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद वो उस जगह को ही नोटिस कर रहा था कि आखिर ये कितनी ज़्यादा अजीब है। तभी ड्रैगन को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ पे अपीयर होता है एंड कह रहा था कि 1000 ऑफ ईयर्स, कितना वक्त लग गया मुझे यहाँ पर वापस आने के लिए, लेकिन सब कुछ वैसा ही है। जिसके बाद फेंग हान आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन उसे समझा रहा था इस जगह के बारे में एंड कह रहा था कि ये जगह कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है, हालांकि येलो स्प्रिंग होली रिवर बहुत ही ज़्यादा गहरी है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी खतरनाक चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर कल्टीवेशन की बात करूँ तो इस जगह से ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद फेंग हान को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद चीज़ों को बहुत गौर से देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन को इशारा करते हुए तुरंत ही अब आगे की तरफ को बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके ये लोग ऐसे ही अपने रास्ते की तरफ को आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे इस जगह से बाहर निकलते हुए तुरंत ही इन्हें आइस वुल्फ दिख जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। वो आगे बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि फेंग हान तुरंत ही अपने उसी तिलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए अपने उसी पपेट को समन कर लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए वो उन आइस वुल्फ को बहुत बुरे तरीके से पीट रहा होता है। हालांकि वो एक वुल्फ का सफाया तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर कर देता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन तुरंत ही उन वुल्फ का वो ब्लड क्रिस्टल उठा के अपने पास में रख लेता है एंड कह रहा था कि एसेंस बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तभी हम देखते हैं कि फेंग हान अब वहाँ पे मौजूद आइस वुल्फ को और भी बुरे तरीके से मारने लग गया था। ड्रैगन कह रहा था कि इन सभी को मार डालो। तो हम देखते हैं कि एक एक करके फेंग हान उन्हें मारता जा रहा था, बट यहाँ पे और भी काफ़ी सारे वुल्फ आ जाते हैं। तो ड्रैगन कह रहा था कि तुम अगर इनको मार डालोगे तो फिर हमें एक मैजिकल वेपन भी रिफाइन कर सकते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे काफ़ी तादाद में आगे बढ़ रहे थे। फेंग हान भी कायम से डरने वाला था। वो तुरंत ही उस पपेट का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन्हें बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्फ को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फेंग हान को देख के लग रहा था कि उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन सभी को मारना। वो उन सभी का सफाया करता जा रहा होता है काफ़ी ज़्यादा इजीली। ड्रैगन भी खड़ा होकर फेंग हान की इन्हीं सारी स्किल्स को देख रहा था एंड फेंग हान को भी देख के लग रहा होता है कि वो अब अपनी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये नानथियान फाइनली वहाँ से जा रहा था, लेकिन सडनली वहाँ पे ब्रदर लिन आ जाता है, जो कि कह रहा था कि ब्रदर नानथियान आप कहाँ जा रहे हैं, आपको तो काफ़ी अरसा हो गया है देखे हुए। तभी नानथियान कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे भी यही लग रहा था कि तुम भी काफ़ी वक्त से गायब हो, आखिर तुम कहाँ चले गए थे। तभी वो कह रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दे रहा था। लेकिन ये फेंग हान ये आजकल कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है ब्रदर। मुझे
लगता है कि हम दोनों को मिलकर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये अब वो पहले वाला फेंग हान तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तभी नानथियान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ऑफ कोर्स तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लगता है कि फेंग हान अभी काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ पर्सन बन चुका है। लेकिन इस सब के चलते भी मैं उसके साथ में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कंपैरिजन का है बिल्कुल भी। इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन कह रहा था कि ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें फेंग हान से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तभी नानथियान हंसने लग जाता है एंड कह रहा था कि उसके रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे डर के कुछ होने वाला है। एंड वैसे भी वो तो हमारे सामने एक बच्चा ही है, मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के ब्रदर लिन आपको परेशान होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें फ़िक्र करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन कह रहा था कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि आप पिछली बार की तरह अभी भी उसी बारे में बात कर रहे हैं। तभी नानथियान कहता है कि तुम वाकई में काफ़ी समझदार हो चुके हो, मैं शान रैंकिंग बैटल के बारे में बात कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है ब्रदर। मुझे लगता है कि हमें इंपीरियल हॉल के अंदर चल के इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। तभी यहाँ पे लिन कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट के अंदर भाग लेना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ब्रदर अंदर चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के अंदर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद हम वापस से उस स्टोन को देखते हैं एंड साथ साथ ड्रैगन भी वहाँ पे मौजूद था, जो कि एक खास तरीके के रोप का इस्तेमाल कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग हान भी उन्हीं सारे के सारे ब्लड क्रिस्टल्स को दे रहा होता है ड्रैगन को उस रोप के साथ में कंबाइन करने के लिए। जिसके साथ ही ड्रैगन को देखते हैं जो कि फिलहाल उन्हीं वुल्फ के साथ में हासिल करे हुए उन्हीं सारे के सारे क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए अब फिलहाल एक पावरफुल टेक्निक को समन कर रहा था। एंड वो कह रहा था कि मुझे लगता है कि हमें साइरस को पूरे तरीके से सेक्रीफाइस करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। हालांकि उस रोप के पास में वो दोनों ही चीज़ें जाके मर्ज हो जाती हैं एंड यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी इनर क्रिएचर को, जो कि देखने में अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा था। फिलहाल तो यहाँ पे दोनों ही मिलके उनको रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरे तरीके से वो रिफाइन हो चुका होता है, जिसे डीमन देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। हालांकि फेंग हान भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था इसको देख के, लेकिन सडनली क्लाउड के अंदर काफ़ी कुछ अजीब सा दिख रहा था। तभी ड्रैगन उसे कह रहा था कि चलो मेरे साथ देखते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह पे ये दोनों ही पहुँच जाते हैं। जिसके साथ ही फेंग हान तो अपने पपेट पे सवार होकर वहाँ पे आया था। जब भी ड्रैगन उसे कह रहा होता है कि चलो थोड़ा आगे जाके ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे असल में क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि मास्टर जैन, मुझे लगता है कि मास्टर जैन भी इस जगह पे आए थे। तो ड्रैगन कहता है कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा है। एंड वो दोनों ही अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक जगह से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल लाइटनिंग रिलीज हो रही थी, जिसे देख के दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब थोड़ा आगे देखने के बाद इन्हें फाइनली समझ में आता है। हम देख काफ़ी सारे डीमन एक बच्चे को घेर के खड़े हुए थे एंड वो बच्चा देखने में काफ़ी छोटा सा लग रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था एंड कह रहा होता कि फादर प्लीज़ आके मुझे सेव करिए, मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका हूँ इन लोगों से। तभी ड्रैगन को देखते हैं जो कि कह रहा ये तो स्टार गेट से मुझे लग रहा है एंड ये डीमंस आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हैं इस बच्चे के साथ में। तभी वो कह रहे थे कि आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उस बच्चे को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर भी कर रहे होते हैं। तभी फेंग हान कह रहा था कि क्या लगता है हमें जाके इस बच्चे की जान बचानी चाहिए या फिर इसे ऐसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी की एंट्री होती है एंड वो एक लड़की थी। फिलहाल तो हमें लगता है कि ये लड़की भी शायद से इसको बचाने के लिए आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये लड़की तो एक डीमन क्रिएचर है जो कि इस बच्चे को टॉर्चर करने के पीछे असली हकदार है। हालांकि वो कह रही थी कि अब मैं इस बच्चे को ऐसे ही जिंदा निकल जाऊंगी, जिसकी वजह से उस बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका था एंड कह रहा था कि मुझे बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा। हालांकि हम देखते हैं कि अपनी पॉकेट में से वो कुछ स्टोन्स भी फेंक के मारता एंड कह रहा था कि प्लीज़ तुम इन्हें ले लो, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि आखिर मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। हालांकि ड्रैगन यहाँ पे बता रहा था कि ये बच्चा तो जैन मास्टर के से ही बिलोंग करता है एंड ये बाय ही होल से भी है।
जब हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग हान भी कह रहा था कि आखिर इस लड़की के पास में ये नाइफ क्या कर रही है। तभी वो उसे बताने लग गया था कि ये लड़की शूरा है। शूरा के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, इस क्लैन के लोग काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन एक्सट्रीमली अगली भी। लेकिन ये जो लड़की है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड ह्यूमंस की तरह ही चार्मिंग भी है। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि देखो इस लड़की के पास में एक ये डिमोनिक नाइफ भी है एंड इसका इस्तेमाल करके ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों को ऐसे ही मार सकती है। ये एक सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि हान फेंग तुम्हें अब एक खतरनाक बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि ये दोनों ही मिलकर इस बच्चे की जान को बचाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अगली सा क्रिएचर आ जाता है उसी लड़की के पास में और उससे कह रहा था कि अब हमें क्या करना है। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम रुक के इस बच्चे को यहीं पे रोको। एंड अब मैं जाके देखती हूँ कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फेंग हान भी उसी लड़की को देख रहा था, तो हम देखते हैं कि वो तुरंत ही पलट जाती है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से से फेंग हान को देख रही थी। लेकिन फेंग हान को तो उसके अंदर कुछ और ही नज़र आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था एंड कह रहा था कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था एंड वो कह रहा था कि फाइनली मुझे बचाने के लिए कोई यहाँ पे आ चुका है, मेरे डैड ने किसी को भेज दिया। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की तो तुरंत ही उसके पपेट के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो फिर उसके बाद हम फेंग हान को भी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो चुका था। तभी वो लड़की एक बार फिर से आ जाती है अटैक करने के लिए एंड हमें देखने को मिलता है कि उसके पास में वो जो शूरा नाइफ है अब वो उसे भी ग्रेप कर लेती है, जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं मेन होल जहाँ पे मास्टर फेंग बायू मौजूद थे एंड वो माउंटेन एंड रिवर के कॉन्टेस्ट के बारे में भी बता रहे थे। वो कह रहे होते हैं कि हमें अपने आउटर डिसाइबल को भी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आउटर डिसाइबल के अंदर भी काफ़ी टैलेंट छिपा हुआ है। हालांकि हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआ तियांडू भी देखने को मिलता है, जो कि फिलहाल वहाँ पे मास्टर की बातों को काफ़ी ध्यान के साथ में सुन रहा था एंड बाकी सारे लोग भी वहीं पे थे। तो मास्टर कह रहे होते हैं कि जाओ जाके सारे के सारे लोगों को बता दो इस कॉन्टेस्ट के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द इसकी तैयारी करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं मास्टर के आदेश को मानते हुए। तभी मास्टर फेंग बायू को देखते हैं जो कि किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम वापस से ही फेंग हान को देखते हैं जो कि फिलहाल अब उस डिमोनिक गर्ल के साथ में फाइट कर रहा होता है। हालांकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड फेंग हान को भी वाकई में प्रॉब्लम आ रही थी उसके साथ डील करने के लिए। लेकिन तभी वो लड़की गुस्सा हो गई थी एंड कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे एरिया के अंदर आने की। हालांकि फेंग हान उससे अभी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली फाइट कर रहा था एंड उस लड़की को देख के भी यही लग रहा होता है कि वो लड़की भी फेंग हान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। ये दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर सेवरल अटैक्स करते जा रहे होते हैं। हालांकि फेंग हान को अभी भी उसकी लवर ही नज़र आ रही थी। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन भी उस प्रोसेस को कर रहे होते हैं एंड वो कह रहे थे कि तुम बस ऐसे इस प्रोसेस को करते रहो, मैं तब तक उस मैजिकल सोर्ड पपेट को ट्रेन कर रहा हूँ एंड जैसे ही वो रेडी हो जाएगा हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके बाद हम फेंग हान को देखते हैं जो कि उस लड़की से फाइट करते हुए काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। लेकिन इसी बीच उसने उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर दिया था। जिसके बाद उस डीमन गर्ल को गुस्सा आ जाता है एंड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करते जाते हैं। इसके साथ ही हम ये नानथियान के भेजे हुए उन्हीं आदमियों को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि इस लड़के के साथ कुछ तो मसला है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने में लगता तो नहीं है। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या ये हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर इसकी पावर इतनी कम होती तो भला ही इतनी ज़्यादा खतरनाक लड़की के साथ में डील करने की कोशिश करता ही क्यों। जिसके बाद हम वापस से देखते हैं कि फेंग हान के पास में उस डीमन पपेट को उन दोनों ने समन कर लिया था, जिसे देख के यहाँ पे ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था एंड कह रहा था कि ये तो काफ़ी जल्दी हो गया। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो डीमन शूरा यक्षा हेवनली किंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वे में वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो तो उन्हीं से बिलोंग करता था। जिसे देख के वो कह रही थी कि लड़के अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग उसी यक्षा पपेट का इस्तेमाल करने लग गए थे। लेकिन उस लड़की को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता एंड वो कह रही तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने इसको स्टोल कर लिया हमसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग हान की बॉडी तो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है एंड अब वो इस डीमन गर्ल के साथ में आराम से फाइट कर सकता था। तभी वो कह रही थी कि तुमने हमारे डीमन एंसिस्टर को सेक्रीफाइस कर दिया एंड तुमने इसे एक पपेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तभी फेंग हान कह रहा था कि ऑफ कोर्स, तो क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। तभी वो लड़की कह रही थी कि हाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ रही होती है। अब फेंग हान भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था इस पपेट के थ्रू, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि
वो अपने सोर्ड पपेट का भी इस्तेमाल करता है एंड दोनों ही तरफ से वो दोनों पपेट अटैक कर रहे थे, लेकिन वो लड़की फेंग हान को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि फेंग हान काफ़ी दूर जाके गिरता है एंड साथ ही वो दोनों डीमंस भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि कह रहे थे कि ये लड़का तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक निकला। हालांकि इसे देख के ये नहीं लगता कि अपने अंदर इतनी सारी पावर को गैदर करता होगा, जिसके साथ ही वो दोनों वापस से उसके ऊपर फोकस करने लग गए थे। अब वो डीमन गर्ल एक बार फिर से अटैक करती है फेंग हान के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन उसको काफ़ी सारी लाइटनिंग पावर देता है, जिसे कंबाइन करके अब वो उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही बाद में हम उस बच्चे को भी देखते हैं जिसके ऊपर वो क्रिएचर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन वो बच्चा भी इतना ज़्यादा नहीं डर रहा था, उसके अंदर भी काफ़ी हिम्मत आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को आराम से मार सकता हूँ, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से वो उन्हें अगली भी बोल रहा होता है। हालांकि ये बात सुनने के बाद उन क्रिएचर्स को काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन तभी उस बच्चे को देखते हैं जो कि उसी मैजिकल बॉल के अंदर मौजूद था एंड अब वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग हान भी अपने उसी मैजिकल नाइफ का इस्तेमाल करता है और अब उस लड़की के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लड़की के मुंह से ब्लड आने लग गया था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हालांकि अब वो समझ चुकी थी कि अब वो उसके साथ में डील नहीं कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड जो हो चुकी है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने डीमन पपेट का इस्तेमाल कर रहा होता है एंड ड्रैगन भी उसकी हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से फेंग हान को काफ़ी सारी स्ट्रेंथ भी मिल रही थी एंड अब वो तीनों ही चीज़ों के साथ कंबाइन करके अपनी पावर को अटैक करता है डीमन गर्ल के ऊपर। हालांकि डीमन गर्ल की हालत ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो लगातार फेंग हान के साथ में डील करने की कोशिश कर रही होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो पपेट्स आगे बढ़ते हैं, वो सबसे पहले एक पपेट को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा दूर उसको फेंक के मारती है। हालांकि अब फेंग हान भी बीच में आ गया था, तो वो फेंग हान को भी मार रही होती है एंड दूसरी तरफ से वो पपेट भी था जो कि डील करने की कोशिश कर रहा था लड़की के साथ में, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अजीब से क्रिएचर्स भी आ चुके होते हैं। फेंग हान इन सारी चीज़ों के साथ में डील करते करते काफ़ी ज़्यादा उलझ चुका होता है एंड वो लगातार उन सभी को मारने की भी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस डीमन गर्ल का ईगो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था, क्योंकि पहले उसके एंसिस्टर के साथ इतना बुरा जो कर दिया है फेंग हान ने, जिसकी वजह से अब वो इतनी ज़्यादा भड़क चुकी होती है कि अब वो अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करती है एंड अपने उन अगली से क्रिएचर्स को भी बुला रही होती है उसके साथ में उसकी पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन तभी उस बच्चे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अब तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी बैंगल को समन करता है एंड हम देखते हैं कि वो बैंगल काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था एंड उन क्रिएचर्स को एक अटैक में ही मार दिया, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे अब फेंग हान को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था एंड वो भी अब उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी ड्रैगन उसे कह रहा था कि फेंग हान अपने वेपन का इस्तेमाल करो। तभी फेंग हान को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी नाइफ के ऊपर काफ़ी सारी पावर को जमा कर रहा था एंड फिर तुरंत ही उसे डायरेक्ट कर देता है डीमन गर्ल की तरफ को। डीमन गर्ल उस नाइफ को देख के समझ चुकी थी कि उसका अंतिम समय अब काफ़ी ज़्यादा करीब है, जिसकी वजह से वो भागने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो नीचे ही गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग हान आ जाता है, फिर वो तुरंत ही अपनी उसी नाइफ को लेके उसकी नेक के पास में पॉइंट करने लग गया था। लेकिन यहाँ पे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट सा फेस बनाने लगती है एंड हम फेंग हान को भी देखते हैं जो कि सडनली वहाँ पे रुक चुका था एंड वो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर रहा होता है, जिसके बाद फेंग हान फाइनली जाके अब अपनी नाइफ को उस लड़की के नेक पे रख के उसे ऑलमोस्ट ख़त्म करने ही वाला था, लेकिन उसके हाथ भी लड़खड़ा रहे होते एंड वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। तभी ड्रैगन उसे कह रहा था कि रुको, एक मिनट रुको, इसे मारना नहीं, मुझे लगता है कि लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड अगर हम इसे अपने पास में रख लें और अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर में हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स आएंगे। अब उसकी बात सुनते ही फेंग हान कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल सही है एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस लड़की को अपने पास में ही रख लेता है, जिसके बाद वो कह रहा था कि मानना पड़ेगा, अगर आज आप मेरे साथ ना होते तो शायद से हो सकता था कि मैं यहीं पे मारा जाता। मेरे पास वाकई में इतनी पावर्स नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों का मुकाबला कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आगे की तरफ को बढ़ जाते हैं एंड तभी हमें वो छोटा बच्चा भी देखने को मिलता है जो कि फिलहाल पहाड़ी से ऊपर की तरफ को आने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बच्चे के साथ में ही बैठ गया था एंड यहाँ पे उस बच्चे से कह रहा होता है कि अगर मुझे ये बच्चा अपनी इस ब्रेसलेट को दे दे तो फिर मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जिसके बाद हान फेंग इन सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर कैसे वो इस बच्चे से बात करेगा, क्योंकि अगर ये ब्रेसलेट उसे मिल जाए तो वो अपनी यामा गोल्डन बॉडी
को और भी ज़्यादा अच्छे से रिफाइन कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी मैजिकल बोन पिन निकाल के उसको खाने लग गया था। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा साइड में से छिपके देख रहा होता है फेंग हान को ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग हान को भी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। एंड जैसे ही वो अपनी नज़र घुमाता है तो उसे नज़र आता है कि छोटा बेबी तो यहीं पे खड़ा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मटकता हुआ आ रहा होता है फेंग हान के पास में ही। फेंग हान उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा था एंड कह रहा था कि लिटिल डॉल, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी वो कहता है कि तुम मुझे नेब्यूला बुला सकते हो। जिसके बाद हान फेंग कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हारा नाम ये है। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसको एक पिल भी दे देता है। अब वो छोटू सा बच्चा तुरंत ही उस पिल को खा लेता है, जिसे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस भी लग रही थी वो पिल। एंड उसके बाद तो उसे कुछ अजीब सा ही होने लग रहा था, वो तो बेहोश होने लग रहा था, बल्कि कह रहा होता है कि कितनी ज़्यादा डिलीशियस है। एंड तभी ज़मीन पर लेट के कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ड्रिंक कर ली है। ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो ड्रिंक मैंने चिपके से पी ली थी अपनी मदर को बिना बताए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बैग के अंदर से कुछ काफ़ी सारी पावरफुल से बनी हुई एक कैंडी को खा रहा होता है, जिसे देख के तो ड्रैगन भी हैरान हो गया था। एंड वो कह रहा था कि क्या ये बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके पास में ये बिलाओ दान का एलिक्सर भी है, बल्कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकला। मुझे नहीं पता था कि ये लड़का इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। एंड इसी से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये लड़का कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। जिसके बाद फैंग भी उससे पूछ रहा था कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या एंड तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है। जिसके बाद वो पिल का भी लालच दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बेबी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए आगे आके पिल को उठाने लग रहा था। फेंग हान तुरंत ही उसको रोकता एंड कह रहा था कि पहले मुझे ये बताओ कि आगे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब तुम वो जर्नल नहीं हो जिसे मेरे फादर ने भेजा है मेरी जान बचाने के लिए। जिसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि मुझे मेरे फादर का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने दूसरे लोगों को कहते हुए सुना है कि वो मेरे फादर को स्टार लॉर्ड कह के एड्रेस करते हैं। जिसके साथ वो ये भी बता रहा था कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते हैं। ये सुनते ही फेंग हान समझ चुका था कि ये लड़का वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी के साथ वो उसकी तरफ को पिल भी बढ़ा देता है। तो हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इतना ज़्यादा चालाक था, वो तुरंत ही उसे अपने बैग में रख लेता है। कह रहा था कि आगे जाके जब मेरा मूड खराब होगा तब मैं वापस से इस पिल को खाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि वो रोड की तरफ को आगे बढ़ रहा होता है। तभी ड्रैगन उसे कह रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि अगर इसके साथ रहा जाए तो फिर हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं फेंग हान को, जो कि फिलहाल अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा था। उन्होंने जैसे उसकी चेस्ट के अंदर एक पिल को इंजेक्ट किया, वो उसे बताने लग गए थे कि इसके अंदर काफ़ी सारी पावर है एंड जैसे जैसे ही पावर तुम्हारे अंदर एब्जॉर्व होती जाएगी तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जिसके बाद फेंग हान कह रहा था कि बच्चे क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद वो कह रहा था कि ये जो तुम्हारे नेक के अंदर ब्रेसलेट है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। जिसके बाद हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि तुरंत ही ब्रेसलेट को निकाल के दे देता है। जिसके बाद फेंग हान कह रहा था कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं इसे लेके जा सकता हूँ तुमसे छीन के। तभी वो बच्चा कह रहा था कि अफसोस ब्रदर, आप एक अच्छे पर्सन है इसलिए मैंने आपको ये निकाल के दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ब्रेसलेट आप अपनी मर्जी से अपने पास बिल्कुल भी नहीं रख सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग हान उसे देखने लग गया था। तो ड्रैगन कह रहा होता है कि कितनी ज़्यादा अजीब बात है कि ये ट्रीजर हम अपने पास में रख नहीं सकते, हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फेंग हान कह रहा था कि ब्रदर क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए अपने पास में रख सकता हूँ, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे। तभी वो बच्चा कहता है कि ऑफ कोर्स आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे वापस दे देना क्योंकि मेरी मदर मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगी अगर उन्हें मेरे पास में ये नहीं दिखा तो। तभी फेंग हान कह रहा था कि ऑफ कोर्स चलो फिलहाल के लिए तुम इसे अपने पास में रख लो, मैं कुछ देर बाद तुमसे इसे वापस लूँगा। वो बच्चा तुरंत ही उसे अपने नेक की तरफ पहन लेता है, कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है एंड कह रहा था कि आपका नाम क्या है। इसके बाद फेंग हान उसे अपना नाम भी बताने लग गया था एंड वो बच्चा थोड़ी सोच में पड़ रहा था एंड कह रहा था कि वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूँगा कि आप मेरे साथ में चलेंगे। इस जगह पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स मौजूद हैं, चलिए हम उस ब्रिज के थ्रू होते हुए वहाँ से चलते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो मटकते हुए वहाँ से चलने लग जाता है। फेंग हान भी उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। जिसके बाद उन दोनों ही बंदों को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि मानना पड़ेगा अगर हमने अपने बॉस ये नानथियान को ये न्यूज़ दे दी तो फिर वो कितने ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इस लड़के
लड़के का कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर से स्टारगेट के साथ में, तभी तो ये छोटू बच्चू के साथ में इतना ज़्यादा खेल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, सीन कट हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं उसी डीमन गर्ल को जिसे फिलहाल ड्रैगन ने कैद कर रखा था अपने पास में। एंड अब फाइनली ड्रैगन उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब अपने आप को एक ड्रैगन के अंदर ही कन्वर्ट कर लेता है। एंड अब वो उस लड़की से फाइनली जाके पूछने वाला था कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी हम देखते हैं कि उस डीमन गर्ल की मेमोरी के अंदर जाने के बावजूद भी फिलहाल तो ड्रैगन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस लड़की का किससे क्या ताल्लुक है एंड ये सडनली कहाँ से आई है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्रैगन अपने आप को अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर करके उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की कह रही थी कि आखिर ये जगह है क्या एंड मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तभी ड्रैगन उसे बताता कि ये येलो स्पिनिंग होली रिवर है एंड मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया है, अब मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो लड़की कहती कि इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह पे यहाँ पे अपनी मर्जी से आई हूँ एंड तुम मुझे यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि 1000 ईयर पहले एम्परर हुआंग क्वान ने मुझे डिफाइन किया था एंड तुम मुझे इस तरीके से कैद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हाँ गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।